नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन करेंगे, उत्तराखंड चुनाव के लिए नामांकन करेंगे और खटीमा विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है, खटीमा से नामांकन और उसके पहले पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नामांकन के लिए वो आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बार खटीमा सीट से चुनाव लड़ने का एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है। वो वहां से पहले भी विधायक रहे हैं और आज नामांकन पर जाने से पहले घर पर ही उन्होंने पूजा अर्चना की। सीधे तस्वीरें आप देखिए जब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले भगवान का आशीर्वाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। और उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी आज नामांकन करेंगे, खटीमा से वो नामांकन करेंगे और उसके पहले पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। और ये तस्वीरें आप देखिए खटीमा की, पहले घर पर पूजा अर्चना, फिर मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार का जो चुनाव है वो खटीमा की जनता लड़ेगी, हमको जिताएगी। और 60+ का नारा उनका है और 60+ जीत कर बीजेपी सरकार बनाएगी। और आज नामांकन उनका है, नामांकन करेंगे। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री धामी नामांकन के लिए निकले लेकिन उसके पहले पूजा अर्चना, आशीर्वाद ले लिया, क्या अपडेट क्या है? नामांकन कर दिया है या नामांकन के लिए जा रहे हैं वो? जी अंजनी, साफ तौर पर जिस तरह से हमने दिखाया कि वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद मंदिर में भी मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और अब से कुछ ही देर बाद वो नॉमिनेशन करेंगे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता मौजूद रहेंगे और चूंकि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना है, लिहाजा बेहद सादगी से मुख्यमंत्री इस बार नॉमिनेशन करेंगे। और मुख्यमंत्री इस बार उत्साह से लगातार लबरेज नजर आ रहे हैं। बीते रोज भी हमने उनका वक्तव्य सुनाया कि किस तरह से मुख्यमंत्री को आश्वासन, एक तरह से वो आश्वस्त लग रहे हैं, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में जो उनकी धर्म पत्नी है गीता पुष्कर धामी, उन्होंने लगातार जो है क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। उसके साथ ही कई फेज के प्रचार भी वहां पर हो चुके हैं अंजनी, क्योंकि शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत चमोली से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। उस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों ने उत्तराखंड की 17 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया था। मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में भी केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा के दौरान भी लगातार उनकी विधानसभा में प्रचार प्रसार जो है व्यापक स्तर पर होता रहा। विजय संकल्प रथों के माध्यम से, एलईडी वाहनों के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। मुख्यमंत्री ने जो उसके यात्रा के समापन के दौरान भी जनसभा को वहां संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और वर्चुअल माध्यम से भी लगातार खटीमा के जो क्षेत्र की जनता है उससे उत्तराखंड के जो तमाम बड़े बीजेपी के नेता है वो रूबरू हो रहे हैं। तो प्रचार प्रसार में लगातार जो है बीजेपी आगे है। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफी प्रचार प्रसार हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी इन 6 महीनों के भीतर वहां पर किया है। तो उत्साह से लबरेज इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लग रहे हैं और उनके वक्तव्य जो निकल के आ रहे हैं उसमें साफ कह रहे हैं कि खटीमा से वो चुनाव जीतने वाले हैं। बिल्कुल, और वो कह भी रहे हैं कि 6 महीने का जो भी उनको काम मिला, मौका मिला, उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। और पूजा अर्चना की, निकलने से पहले क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवा देते हैं वो। मैं नामांकन करता हूं तो पहले भगवान का आशीर्वाद लेता हूं। आज भी मैंने वही किया है कि भगवान सभी पर अपनी कृपा करें, सारी विघ्न बाधाएं दूर करें और मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि उनके यहाँ पहले से बहुत विवाद है और विवाद के कारण से ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं जो कभी इधर सीट निकल रही है, कभी उधर निकल रही है। हालांकि ये उनका आंतरिक मामला है। जब भी वो नामांकन करने जाते हैं पहले पूजा अर्चना करते हैं, तो शुरुआत हर कोई करता है, वो मुख्यमंत्री ने भी की। लेकिन यहाँ पे खास बात आप देखिए, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो पार्क में बैठ के और अलग अलग समाज के लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। देखिए दाल चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। रोहित, अब देखिए ये भी एक अब अलग तस्वीर है। 4-5 लोगों के साथ मुख्यमंत्री बैठे, उसमें अलग अलग समाज हम देख रहे हैं कि महिला भी बैठी हुई हैं। लग रहा है कि वो दलित समाज से आती हैं क्या, हालांकि क्लियर नहीं है मुझे, आप क्लियर करेंगे। 4-5 लोगों के साथ बैठ के वो खाना भी खा रहे हैं और फिर नामांकन की प्रक्रिया।
बिल्कुल अंजनी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। पुष्कर सिंह धामी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इसके पहले भी हमने देखा है कि नानक मत्ता गुरुद्वारे में भी वो उधम सिंह नगर जिले में पहुंचे थे, तब लगातार जो तमाम लोग जो लंगर खा रहे थे उनके साथ उन्होंने लंगर चखा था। उसके साथ साथ अन्य जगहों पर भी जहां जहां भंडारे क्षेत्रों में होते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां वो जाते हैं और एक आम इंसान की तरह ही सभी के सुख दुख में शिरकत करते हैं। तो मुख्यमंत्री का जो स्वभाव है और जो उनका व्यक्तित्व है वो बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हैं और जनता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इसके पहले भी हमने देखा है, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट है और लगातार वो क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में पहुंचते हैं, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं, जनता से बड़ी खास हो जाती है, पूछते हैं। जो भंडारा खा रहे हैं उनके बगल में जो महिला बैठी हैं उनसे बाकायदे बातचीत करते हुए खा रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक जुड़ाव होता है, ये अपना तो को दिखाता है कि अगर मुख्यमंत्री हमारे बीच आके बैठ जाएं और हमारे साथ प्रसाद खाएं, लंगर खाएं, तो कहीं न कहीं एक आत्मीयता बढ़ती है और वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल अंजनी, साफ तौर पर हमने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को भी देखा है। तो देहरादून में भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम केंद्रीय नेता समय समय पर 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पहुंचे थे। उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे वो पहुंचे थे, यहाँ पर दलित समाज के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के यहाँ उन्होंने भोजन किया था। उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं कि सीएम जो योगी आदित्यनाथ है वो भी जो दलित समाज है उनके यहाँ पहुंचते हैं, भोजन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये जताने का प्रयास करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ सवर्णों की पार्टी नहीं है, वो दलितों, पिछड़ों, अन्य वर्गों की भी पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस स्लोगन के तहत चलने वाली पार्टी है। जी। और रोहित देखिए, मुख्यमंत्री युवा हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो नेता भी रहे। ऐसे में वो अभी भी जमीन से जुड़े हैं, इस बात को गाहे बगाहे वो दिखाते भी हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीति में जो है जनता से जुड़ाव और जमीन स्तर पर होना बहुत आवश्यक है। अंजनी, देखिए लगातार अगर जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में अगर नेता पहुंचता है और स्वयं अगर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके पहले भी हमने देखा है, जब भी उनको समय लगता था 6 महीने के भीतर, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला है, उसके बाद वो लगातार क्षेत्र की जनता से रूबरू होते रहे हैं। तमाम जो उनके सांस्कृतिक जो उस उधम सिंह नगर या कुमाऊं के जो लोक नृत्य हैं या फिर जो वाद्य यंत्र हैं उनके धुन पर उनको ठुमके लगाते भी हमने देखा। तमाम जो ओकेशंस होते हैं जो क्षेत्रीय जनता मनाती है वहां पर भी वो शिरकत करते हैं। हमने दिवाली के समय में भी देखा था कि वो क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने रात में दिवाली मनाई थी। तो मुख्यमंत्री का स्वभाव जो है बेहद लो प्रोफाइल रहने वाला स्वभाव है, बेहद सौम्य स्वभाव के हैं और सभी से मिलते जुलते हैं और इसी के तहत ये जो आज तस्वीरें निकल के आ रही हैं ये भी बयां कर रही हैं। चलिए रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ। देखना ये होगा कि खटीमा की जनता उनको आशीर्वाद देगी, क्योंकि बहुत भरोसा है। वो कह रहे हैं कि खटीमा की जनता चुनाव लड़ रही है, वो हमको जिताएगी और 60+ का नारा पूरा होगा। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं किशोर उपाध्याय और ये उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और नाराजगी इनकी काफी पहले से भी थी। इसके पहले भी माना जा रहा था कि वो बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन बीच बीच में उन्होंने खंडन किया था। लेकिन जिस तरीके से उनका कहना है कि पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है, अब उन्होंने बाकायदे बीजेपी का दामन थाम लिया है। और यहाँ पर आप देखिए खुद जो है उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और प्रहलाद जोशी जो प्रभारी हैं उन्होंने सदस्यता दिलवाई है। उत्तराखंड एक नए सोपान प्रगति के तय करेगा, उसमें मैं एक गिलहरी की तरह जो भूमिका निभा सकता हूं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम उन सब में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। 45 साल तक मैं जहां रहा, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देता हूं और जहां मैं शामिल हो रहा हूं निश्चित रूप से मेरी भावना की रक्षा होगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत। किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए। 50 साल तक एक पार्टी में सेवा करने के बाद
वो अब बीजेपी में आए। रोहित, देखिए, हमने भी कई बार किशोर उपाध्याय से बात की जब वो पीसीसी चीफ हुआ करते थे उत्तराखंड के। बड़े डाउन टू अर्थ नेता ये भी हुआ करते थे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि काफी समय से वो हाशिए पे थे और अब उनको बीजेपी में आना पड़ा? जी देखिए अंजनी, किशोर उपाध्याय 2017 से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत हुआ करते थे। तो उसके बाद से ही, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में अस्तित्व में आती है, उसके बाद से ही किशोर उपाध्याय लगातार जो है कांग्रेस से नदारत से नजर आने लगे। खबरों में जहां उनके बने रहने की आदत रहा करती थी बतौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, लगातार वो खबरों से बाहर रहने लगे और कांग्रेस में ही कहीं उन्हें अलग थलग कर दिया। अब चूंकि कुछ दिन पहले भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि देर रात वो प्रहलाद जोशी के यहाँ जाते हैं और उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कोई जवाब नहीं देते और उसके बाद दोबारा एक दिन फिर वो देर रात पहुंचते हैं प्रहलाद जोशी के यहाँ और उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वनाधिकार कानून के मसले को लेकर, क्योंकि प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उनसे मुलाकात करने गया था। लेकिन जो पत्रकार लोग हैं या फिर मीडिया जगत है, वहां पे कयासबाजी शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है किशोर उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी से बात चल रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उन्होंने किशोर उपाध्याय को सभी पदों से मुक्त कर दिया था और उसके बाद हाईकमान ने थोड़ी नरम रुख दिखाया। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया। लेकिन जो सीटों का बंटवारा हो रहा था उसमें किशोर उपाध्याय के नाम को लेकर दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं थी। और कल जिस तरह से कांग्रेस में फिर टिकटों को लेकर घमासान मचा रहा, 3 सीटें तितर बितर हुई। हरीश रावत को लालकुआं से प्रत्याशी अब बनाया गया है और उसके साथ ही रंजीत रावत को सल्ट से प्रत्याशी बनाया गया है। महेंद्र पाल सिंह को रामनगर से प्रत्याशी बनाया गया। अब सिर्फ कांग्रेस में एक सीट बची है, टिहरी, और संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि हरक सिंह रावत को अब टिहरी से प्रत्याशी बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले ये बातें निकल के आ रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित, यानी फिर लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी हो सकता है टिहरी से किशोर उपाध्याय को टिकट दे दे। फिर अब देखिए, एक तरफ बीजेपी से वो कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस से किशोर उपाध्याय बीजेपी में आते हैं और ये दोनों अगर एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि दोनों दल बदल करके आए हैं। बिल्कुल अंजनी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। और इस जो प्रत्याशियों के जो बार बार फेजों में चुनाव को लेकर जो इनकी लिस्ट निकल के आ रही है और प्रत्याशी अदले बदले जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो पत्रकार लोग हैं वो भी अब कंफ्यूज से हो गए हैं। हालांकि बहुत गुड़ा भाग करने के बाद जो हमने निष्कर्ष निकाला है कि जो 2 सीटें हैं, डोईवाला और टिहरी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं और सिर्फ कांग्रेस के भीतर टिहरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। क्योंकि हरक सिंह रावत का भी अपना एक बड़ा कद है, क्योंकि हरक सिंह रावत जहां से भी चुनाव लड़ते हैं वहीं से चुनाव जीत जाते हैं, उनकी खूबी है। और कहीं ना कहीं उनके पास कई अदाएं भी हैं जिसके तहत वो जनता को इंप्रेस कर ले जाते हैं। लेकिन अब किशोर उपाध्याय भी टिहरी से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, क्योंकि ये पक्की खबर है और इसी के तहत उनकी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। अब किशोर उपाध्याय भी, अब उनका भी काफी अच्छा खासा वर्चस्व है और बड़े नेता है। अब मुकाबला दिलचस्प होगा जब कांग्रेस टिहरी से जो है हरक सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बनाती है। जी ठीक है रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ, तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। और टिहरी से जब हरक सिंह रावत और किशोर उपाध्याय मैदान में, क्योंकि दोनों ही नेता दल बदल करके एक दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें हरीश रावत समेत 3 उम्मीदवारों के नाम सामने है। बदली गई है उनकी सीट। अब रामनगर के बदले हरीश रावत लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जो जारी की है, 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। हरीश रावत समेत 3 उम्मीदवारों की सीट बदल दी गई है और कांग्रेस ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए 69 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक सीट यानी टिहरी, जिसकी बात अभी रोहित कर रहे थे, उस पर भी अभी कोई उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। इस लिस्ट में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत नैनीताल जिले के रामनगर के बदले अब लालकुआं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के विरोध के बाद यह बड़ा फैसला किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी के शीर्ष नेता श्री हरीश रावत को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लालकुआं से, कांग्रेस के पूर्व सांसद श्री महेंद्र सिंह पाल को रामनगर से,
कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री रंजीत रावत को सल्ट से और पार्टी के महासचिव श्री महेश शर्मा को काला ढूंगी से उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ साथ जो अन्य स्थानों के उम्मीदवार हैं उनकी भी शीघ्र घोषणा कर दी जाएगी। और मैं आज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी श्री देवेंद्र यादव और छानबीन समिति के अध्यक्ष श्री अविनाश पांडे से मिला हूँ और हमने तय किया है कि श्रीमती अनुकृति गुसाई जो कि श्री हरक सिंह रावत जी की पुत्रवधू है वो लैंसडाउन से ही चुनाव लड़ेंगी और हम सब उनको जिताने का काम करेंगे। चलिए, तो 10 उम्मीदवारों की एक लिस्ट और जारी कर दी गई है। रोहित, 2 दिन पहले हम लोग भी बात कर रहे थे और संजय भी हमारे साथ जुड़े थे, तब वो ये बात सामने आ रही थी कि रणजीत रावत जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो नाराज हो गए थे कि भाई जमीन हमने तैयार की, सब कुछ हमने तैयार किया, अचानक से हरीश जी को यहाँ से मैदान में उतारा जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये नुकसान हो सकता था। क्या उसी दबाव में टिकट उनका यहाँ से काटा गया और उनको लाल कुआं भेजा जा रहा है? क्या रणनीति, क्या वहां की, क्या पीछे क्या पेच है? बिल्कुल 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 यही बात है, क्योंकि अंजनी लगातार जो पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है सेकंड लिस्ट में, उसके बाद नामों को रद्द किया जाता है, फिर थर्ड लिस्ट जारी होती है, तो लगातार हम भी कागज कलम लेकर हमको भी बैठना पड़ रहा है। हाँ। और ये निष्कर्ष हमने निकाला है कि जो रंजीत रावत हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे। 5 साल तक उन्होंने अपनी सियासी जमीन तैयार की और सल्ट विधानसभा सीट से चूंकि अब उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है रंजीत रावत को, लेकिन वहां पर वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे। अब सारी जो है कंडीशंस बदल गई हैं। अब चूंकि हाईकमान ने हरीश रावत को लाल कुआं भेज दिया है, लाल कुआं से प्रत्याशी बनाया, महेंद्र पाल सिंह को जो है प्रत्याशी बनाया गया है रामनगर से, तो ये बड़े कंफ्यूजन वाली स्थिति अब दोनों नेताओं के लिए हो गई है, क्योंकि अब रणजीत रावत को सल्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, पूर्व सीएम हरीश रावत को अब मेहनत करनी पड़ेगी लाल कुआं में। और इसके साथ ही बीते रोज नरेंद्र नगर से, जैसा कि हम अपने विश्वस्त सूत्रों से बता रहे थे कि नरेंद्र नगर से कांग्रेस ने ओम गोपाल रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कल ही भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी होंगे और इसके साथ ही सल्ट विधानसभा में रंजीत रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। टिहरी से अब शायद हरक सिंह रावत को प्रत्याशी कांग्रेस बना सकती है। हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व सीएम हरीश रावत की जो सुपुत्री हैं अनुपमा रावत, उनको प्रत्याशी बनाया गया। रुड़की से भी तो रोहित, ये माना जाए कि जो 2 दिन पहले न्यूज इंडिया ने खबर बताई थी कि रणजीत रावत नाराज हैं और हो सकता है कि वो टिकट बदला जाए, उस पर मुहर लग गई। ठीक है रोहित, आपके पास आएंगे क्योंकि न्यूज इंडिया ने जो आकलन किया था उसका असर दिखा है और अब लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और नरेंद्र नगर विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी कर रहे थे। ओम गोपाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज हैं और इसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ओम गोपाल रावत को पार्टी की सदस्यता दिला दी है। तो देखिए, दल बदल का सिलसिला जारी है। ओम गोपाल रावत नहीं, वहाँ पे हम लोग जिस पार्टी में थे, जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने न्याय नहीं करा, मेरे साथ ही नहीं करा, उन्होंने पूरे उत्तराखंडियत के साथ न्याय नहीं करा। एक अकेला उत्तराखंड आंदोलनकारी था, मैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट का दावेदार, जिसने जो है उत्तराखंड आंदोलन में गोली खाई। 14 हमने 14 कह रहा हूँ मैं, 19 हमने केस जेले जो है 17 बार जेल गया, लेकिन उनको कोई परवाह इस चीज़ की नहीं थी और हमने तन मन धन से हमेशा उस पार्टी की सेवा करी। और 2007 में मैं अकेला व्यक्ति था जिसने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। मैंने विधायक बनते रिजाइन तक दे दिया था कि हमको अन्य किसी दल की सरकार नहीं बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है, किसी की भावनाओं का, किसी उत्तराखंडियत का कोई मोल नहीं है। वहाँ पर बस वो ढींगा मुस्ती, बस पैसे वाले कहीं से भी लाओ, लेकिन लाओ कोई से भी विचारधारा है। आज वो विचारधारा, जो बात हम लोग जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचार, लेकिन आज वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ ढींगा मुस्ती की राजनीति हो रही है और सिर्फ जो है जो पैसे वाले लोग हैं उनका बोलबाला है। तो ओम गोपाल यादव विचारधारा, ओम गोपाल रावत हैं, ये विचारधारा की बात कर रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से प्रभावित थे, अब वो कांग्रेस में चले गए। भाई कांग्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को जो है खिलाफ है, अब कैसे वहां पे सामंजस्य बनाएंगे? ठीक है रोहित, अभी इन्हीं का आप जिक्र कर रहे थे, ये तो बीजेपी छोड़ के चले गए और कह रहे थे भाई 2007 में इकलौता मैं था जिसने सरकार बनवा दी थी।
बिल्कुल, देखिए अंजनी, साम दाम दंड भेद सारे फैक्टर्स को अब ये तमाम राजनीतिक दल अपना रहे हैं और इधर से उधर से इधर, मतलब आने जाने का सिलसिला बिल्कुल बदस्तूर जारी है। ओम गोपाल रावत चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और नरेंद्र नगर में इनका अच्छा खासा वर्चस्व है। 2017 में भी इन्होंने पार्टी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। वहाँ से जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया था और उसी वक्त वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे और नरेंद्र नगर से बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। इन्होंने ओम गोपाल रावत ने मतलब एक तरह से सैक्रिफाइस किया पार्टी के लिए, त्याग दिया उस सीट को और 5 साल तक इंतजार किया कि शायद 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टी दोबारा उनको प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, जिसको लेकर ओम गोपाल रावत, जिनकी अच्छी खासी छवि है और बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के टिकट कटे हैं भारतीय जनता पार्टी में अंजनी। राजकुमार ठुकराल भी एक बड़े नेता है रुद्रपुर के, उनका टिकट काट दिया गया है, सिटिंग एमएलए रह चुके हैं। और ठीक है रोहित, अब देखना यही होगा कि भाई चाहे कांग्रेस की बात कर लें या बीजेपी की बात करें, जिनको टिकट नहीं मिलता है वो भगदड़ करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, लेकिन अब वक्त नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। चंद्रशेखर रावण ने इंजीनियर हैं एसपी सिंह से मुलाकात की है। ज्वालापुर सीट पर एसपी सिंह कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी ठोक रहे थे। अब चंद्रशेखर रावण से उनकी मुलाकात हुई है। इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चंद्रशेखर रावण बुधवार को देर रात से हरिद्वार के ज्वालापुर सीट के कांग्रेस की दावेदारी करने वाले इंजीनियर एसपी सिंह के घर पहुंचे हैं और इसके बाद से हरिद्वार की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। और हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। संजय, चंद्रशेखर रावण कल से ही ज्वालापुर सीट पे हैं और लगातार इंजीनियर साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रावण फैक्टर क्या है उत्तराखंड में और खासकर हरिद्वार की बात करें तो? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की तो कहीं ना कहीं बगावत के सुर देखने को मिले। हालांकि हरिद्वार में 11 विधानसभा है और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने दावेदार उतारे तो कहीं ना कहीं जो बगावत है वो लोग करने को उतर गए। और ज्वालापुर विधानसभा सीट से बात की जाए तो यहां पर लगातार ही एसपी सिंह इंजीनियर 2017 में भी चुनाव लड़े, हालांकि इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार भी वो लगातार ही दावेदारी कर रहे थे, अपने टिकट को लेकर लगातार ही कांग्रेस से मांग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनका टिकट काट दिया और वहां से बरखा रानी का टिकट कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने दूसरी सूची में फिर फेरबदल कर दिया और अब वहां के जो चंद्रशेखर की पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है और उससे जो है इंजीनियर साहब आएंगे क्या? चंद्रशेखर फैक्टर क्या है? बिल्कुल अंजनी, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं और ज्यादातर विधानसभाओं पे चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी यानी अपनी आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है, जो दावेदार है वो उतार दिए हैं और लगातार वो अपने प्रभावशाली जो दावेदार है उनको कहीं ना कहीं तलाशने का काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर वो कहीं ना कहीं देर रात एसपी सिंह इंजीनियर के घर पहुंचे और सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है क्या जो एसपी सिंह इंजीनियर है वो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। जी, इसी पर कई अटकलें अभी लगातार अंजनी देखने को मिल रही है। जी ठीक है संजय, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास आएंगे। क्योंकि हरिद्वार से एक और बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार विधानसभा सीट में बताया जा रहा है कि खानपुर से इस बार बीएसपी ने रविंद्र सिंह पनियाला को चुनाव मैदान में उतार दिया है और रविंद्र सिंह पनियाला जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं। आज खानपुर विधानसभा के दाबकी गांव में रविंद्र सिंह पनियाला लोगों से डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मुलाकात कर रहे हैं, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। और इस दौरान पनियाला ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया है। आप देखोगे कि ऊपर के क्षेत्रों में जो गरीब कन्याएं हैं उनकी सबकी सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से होती है। हमने बड़े नज़दीक से देखा है और वहाँ के विधायक अपनी लेटर पैड पर उनकी संस्तुति करा कर ले जाते हैं। यहाँ के विधायक ने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। जो अपना चिकित्सा का बहुत गरीब आदमी है वो उस पर संसाधन नहीं है, वो अपने आप में आर्थिक स्थिति से भी बहुत तंग है। ऐसे गरीब लोगों का इलाज भी सरकारों के पास मुख्यमंत्री राहत कोष में बड़ा बजट होता है। अगर विधायक और सांसद चाह तो बड़े आराम से उन गरीबों की मदद निःशुल्क चिकित्सा सेवा देकर। ठीक है, संजय के पास चलते हैं। रविंद्र सिंह पनियाला ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस बार बीएसपी का क्या फैक्टर है संजय? उत्तराखंड में बीएसपी हर बार चुनाव लड़ती है, इस बार खानपुर से वहां चुनाव लड़ रहे हैं पनियाला साहब, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों पर हमलावर हैं।
देखिए अंजनी, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जनता को लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। अगर बसपा की बात की जाए या अन्य दलों की बात की जाए तो सभी दल हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जिस तरह से उत्तराखंड में विकास कार्य और बेरोजगारी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार जो खानपुर सीट से प्रत्याशी है बसपा के, वो रविंद्र पनियाला है और पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके, लेकिन हर बार इनको हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनके सामने जो भाजपा के दावेदार है वो रानी दिव्यानी है। हालांकि बीते दिनों की बात की जाए तो यहां से जो विधायक है वो कुंवर प्रणव रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इनकी राह कितनी आसान होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी अंजनी। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, रविंद्र पनियाला भी अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कभी विजय हासिल नहीं हुई। इस बार जनता का क्या मूड देखना होगा।